हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स की। ये आपका सीए इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अभी जनवरी 2025 में जो आपकी एग्जाम्स आएगी उसके लिए वीडियोस एप्लीकेबल होने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है, उसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। और हम लोगों ने टॉपिक नंबर 4 की पढ़ाई शुरू कर दी है। टॉपिक नंबर 4 का आपका टाइटल है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो इस ये जो इंटरनल कंट्रोल वाला पोर्शन है ये आपको 3 पार्ट्स में मिलने वाला है। लेक्चर नंबर ये जो लेक्चर है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 चैनल पर अवेलेबल हो चुका है, उसमें हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 टॉपिक्स डिस्कस किए। अब ये जो वीडियो है जो आप करंटली देख रहे हो, इस वीडियो में हम डेडिकेटेडली डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे डिटेल में टॉपिक नंबर 5 जो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पूरा पूरा ब्लूप्रिंट हम लोग देख लेते हैं एंड हम इमीडिएटली उसका डिटेल डिस्कशन शुरू कर देंगे। सो टॉपिक नंबर 5 जो है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। दूसरा पॉइंट आपका आने वाला है कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाद दूसरा टॉपिक हमें सीखना है उसमें द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तीसरा टॉपिक हमें सीखना है द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो बिजनेस प्रोसेसेस होती है उनके बारे में हमें सीखना है, और ये जो बिजनेस प्रोसेसेस है वो रिलेवेंट होने वाली है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड उसके कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। यानी जो फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जितना पोर्शन बिजनेस प्रोसेसेस में रिलेवेंट होता है वही एज एन ऑडिटर हमारे लिए रिलेवेंट होने वाला है। सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल्स एज एन ऑडिटर हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। हमारे लिए वही बिजनेस प्रोसेसेस, वही इंटरनल कंट्रोल्स रिलेवेंट है जिनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर पड़ने वाला है। चौथा टॉपिक हम सीखेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज विद इन द एंटिटी। पांचवा टॉपिक हम उसमें सीखने वाले हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, यानी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक मैनेजमेंट ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करके रखी है उसका मॉनिटरिंग किस तरीके से होगा, एंड एज एन ऑडिटर उस मॉनिटरिंग वाले फंक्शन के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारा ऑडिट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट कर सके हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिक ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया। अब हम इसी ब्लूप्रिंट को वापस गो थ्रू करेंगे वन बाय वन एकदम डिटेल में। कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या सीखना है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसमें हमें सबसे पहले सीखना है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमें सीखना है पॉइंट नंबर ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी ये कंट्रोल एनवायरनमेंट होता क्या है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग एज एन ऑडिटर हमें गैदर करनी है। पॉइंट नंबर बी व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब ये जो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। पॉइंट नंबर सी एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट है आपका कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। पॉइंट नंबर 2 कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। पॉइंट नंबर 3 पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये जितने भी एलिमेंट्स हम देख रहे दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट विद इन द एंटिटी। चौथा एलिमेंट क्या है कंट्रोल एनवायरनमेंट का, मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। दूसरा, ठीक है, सॉरी, पॉइंट नंबर डी, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है उसमें जो सबसे पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसमें पॉइंट नंबर डी हमें देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। अब किसी केसेस में जब हम एज एन ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन का या एंटिटी का जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो अगर हमें ऐसा लगा एज एन ऑडिटर, हमें लगा कि जो भी कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उस एंटिटी में है वो सेटिस्फैक्टरीली काम कर रही है, वो प्रॉपरली काम कर रही है, लेकिन एक हमारे लिए कॉशन है, हमें हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और जो भी ऑडिट का पूरा स्टडी मटेरियल है वो हमें एक कॉशन देता है, हमें अलर्ट करता है।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटिस्फैक्टरीली काम कर रही है, वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कभी फ्रॉड हो ही नहीं सकता। फ्रॉड करने वाले इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम में भी फ्रॉड कर सकते हैं। सो एज एन ऑडिटर ये एक अलर्ट, एक कॉशन हमें हमेशा ध्यान में रखना है। उसी के बारे में यहां पर हमें जानकारी दी गई है। कंट्रोल एनवायरनमेंट एज अ पॉजिटिव बट नॉट एब्सोल्यूट फैक्टर। कभी भी ऑडिट के प्रोसेस में कभी भी आपको एब्सोल्यूट गारंटी किसी भी चीज की नहीं मिलेगी। आइदर रीजनेबल या सेटिस्फैक्टरी ऑडिट एविडेंस आपको मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल एनवायरमेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन। यानी एज एन ऑडिटर जब आप कंट्रोल या किसी भी एंटिटी के कंट्रोल एनवायरनमेंट का इवैल्यूएशन करते हो, तो उस जो आप एज एन ऑडिटर ओवरऑल एंटिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है आपका, उसके इवैल्यूएशन पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में जानकारी। अब दूसरा कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल हम देखेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमारा क्या है? द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब यहां पर रिस्क कौन सी रिस्क है? तो एंटिटी की जो बिजनेस रिस्क है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसी रिस्क जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। यानी एंटिटी के अंदर बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको असेस करने के लिए, उनको इवेल्युएट करने के लिए एंड उन रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक एंटिटी ने किस तरीके की प्रोसेसेस को सेटअप किया है, इसका ऑडिटर को जानकारी होना चाहिए। जानकारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब आप एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तब एज एन ऑडिटर आपको ये बात पता चलेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कोई अगर मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, अगर मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क है, तो क्या उस रिस्क को इन्होंने अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कंसीडर किया है या नहीं किया है। करेक्ट? ये बात आपको एज एन ऑडिटर पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 3, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिस्क चेंजेस। एंड पॉइंट नंबर 4 यानी पॉइंट नंबर डी, जजमेंट इन इवैल्यूएटिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तीसरा कंपोनेंट क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का? द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चौथा कंपोनेंट हमारा आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल एक्टिविटीज, अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। फिर ये जो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स है उसी को हम पांचवा कंपोनेंट इन डिटेल पढ़ने के लिए बना देते हैं, और वो होता है आपका फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटरिंग, ongoing monitoring and separate evaluations, external communications as a source of monitoring information। तो एज एन ऑडिटर अभी देखो, जब आप ऑडिट का जो सब्जेक्ट है ना, उसको जब आप पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको टेक्निकल लैंग्वेज या फिर थोड़ी सी उसकी जो भाषा है, जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके का स्ट्रक्चर इन्होंने यूज किया है टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्शन फील ना हो, वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में ना आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप थियरी पढ़ रहे हो उसको समझने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बैकअप नहीं है। तो थियरी प्लस प्रैक्टिकल यानी आर्टिकलशिप या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ऑडिट में बिठाओगे, तभी आपको ऑडिटिंग की प्रोसेस समझ में आएगी, ऑडिटिंग के टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो इसको मिटिगेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोगों के पास उतना समय नहीं है कि हम इंडस्ट्री एक्सपोजर को समझ पाए या उसका एक्सपीरियंस ले पाए। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन क्या है? जो भी किताब आपके पास है, आइदर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप पढ़ रहे हो या किसी टीचर के नोट्स या बुक्स आप रेफर कर रहे हो, या आपने खुद अलग अलग किताबों से एक्सट्रैक्ट करके अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स रेडी किए, अपनी खुद की लैंग्वेज रेडी की है। अब आपको क्या करना है कि आप अपने दिमाग में
जिस भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ाई करते हो उस टॉपिक को आप लिंक कर देना किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो जब भी आप ऑडिटिंग की पढ़ाई करते हो आपको एक बात हमेशा करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, चाहे वो टॉपिक जो अभी हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं या कोई और टॉपिक, आपको हमेशा उसे एक पर्टिकुलर एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिंक करके समझना पड़ेगा। अब वो एंटिटी आप कोई भी इमेजिन करो, इंडिविजुअल पर्सन इमेजिन करो, सोल प्रोप्राइटर इमेजिन करो, कंपनी इमेजिन करो, यानी आपको एक बिजनेस सिनेरियो, एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करके चलना है। अब जैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से इमेजिन करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है। अगर वो बिजनेस एंटिटी है तो उसका शॉर्ट टर्म गोल है प्रॉफिट कमाना, लॉन्ग टर्म गोल है वेल्थ क्रिएशन। अब ये जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है ये फुलफिल कैसे होंगे, जब वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के गेम में पार्टिसिपेट करेगी। डिमांड पहले वो आइडेंटिफाई करेगी कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड है, एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेबिलिटीज एक पर्टिकुलर एंटिटी के पास कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्वालिटी क्या है उन रिसोर्सेज की, क्वांटिटी कितनी है उन रिसोर्सेज की, बेस्ड ऑन दैट वो अपना एक प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करेगी एंड अकॉर्डिंगली मार्केट में वो ऑफर करेगी। जब ट्रेडिंग होगा, जब एक्चुअल सेल एंड परचेज का ट्रांजैक्शन होगा, तब आपका रेवेन्यू जनरेशन होने वाला है। आप रॉ मटेरियल खरीदोगे यानी आपके जेब से इकोनॉमिक रिसोर्सेस बाहर गए, आप उन रॉ मटेरियल को इनपुट एज अ इनपुट ट्रीट करोगे, उसको प्रोसेसिंग करोगे, वैल्यू एडिशन करोगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करोगे। तो फ्रॉम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल टू सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपका एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन का साइकिल हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन साइकिल को कितना समय लगता है, यानी रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फिनिश गुड्स सेल कब होता है, 2 दिन में सेल होता है, 4 दिन में सेल होता है, 5 दिन में सेल होता है, महीने भर में सेल होता है। तो ये हो गई आपकी बिजनेस साइकिल, यानी आपकी जो कॉस्ट है वो रिकवर कितने समय में होती है। दिस इज नोन एज अ बिजनेस साइकिल। अब जितने भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके मैनेजमेंट के ऊपर या ओनर्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो उन सब की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली अकाउंटिंग सिस्टम से मेंटेन करनी है। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन से मेजर ब्रॉड कैटेगरीज हम देखते हैं। आपका परचेस डिपार्टमेंट होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, आपका उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट होगा, पेरोल डिपार्टमेंट होगा यानी जो सैलरीज वगैरह देखते हैं, देन आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, देन आपका आईटी सपोर्ट डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद में आपका और क्या हो सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होगा, है ना, आफ्टर सेल्स यानी सर्विस वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो होगा, प्लस आपका जो कंप्लायंस करता है लीगल डिपार्टमेंट होगा। अलग अलग कंप्लायंसेस होते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, एंड सीएसआर एक्टिविटी को देखने वाला आपका डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ऐसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल मैनर में हमारे पास सिस्टम होनी चाहिए। अब हर एक फंक्शन को इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में कंडक्ट कराने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश करती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सारे डिपार्टमेंट्स में होती है। एज एन ऑडिटर हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो हमारे लिए पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स होंगे वो रिलेवेंट नहीं है। हमारे लिए एज एन ऑडिटर केवल वो इंटरनल कंट्रोल्स रिलेवेंट है जिनका यूज होता है टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डेटा, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डेटा, to store financial transaction and data, and to present financial transaction and data in financial statements। तो फाइनेंशियल्स से रिलेटेड जितना भी इंटरनल कंट्रोल होगा, जिस भी इंफॉर्मेशन का फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा,
उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट करना, उनका इवैल्यूएशन करना एज एन ऑडिटर हमारे लिए रिलेवेंट है। तो जब हम कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो यही बात आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में इन्हें यहां पर पॉइंट वाइज मैनर में बताई गई है। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में एक ब्लूप्रिंट और उसका बेसिक बैकग्राउंड एंड ओवरव्यू देने की कोशिश की। अब हम लोग एक्चुअली हमारे डिटेल्ड नोट्स में चलते हैं, जहां पर हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को एकदम सही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 पर हम पहुंच गए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। Components of internal control. The division of internal control into the following 5 components provides a useful framework for auditors to consider how different aspects of an entity's internal control may affect the audit. यानी जो हमारी ऑडिट की प्रोसेस है, उस ऑडिट की प्रोसेस को कौन से इंटरनल कंट्रोल्स अफेक्ट करते हैं, केवल वही इंटरनल कंट्रोल्स हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा होता है? द कंट्रोल एनवायरनमेंट। दूसरा, द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल का जो सिस्टम है, जिनका रिलेवेंट है ऑडिट के पोर्शन से, उसी इंटरनल कंट्रोल के एस्पेक्ट्स को हमने इन 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका द कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा कंपोनेंट है आपका द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तीसरा कंपोनेंट है हमारा द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, एंड चौथा है कंट्रोल एक्टिविटीज, एंड द लास्ट वन इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो ये हेडिंग्स आप पहले रट्टा मार लेना, ठीक है। जब ये हेडिंग्स आपको याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर का जो मटेरियल है वो भी स्लोली आपको याद हो जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में एक बात तो पता चल गई, हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है ऑडिट की प्रोसेस के ऊपर। ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? क्रॉस चेकिंग या क्रॉस वेरिफिकेशन या फिर ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड की गई है उसका हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, उसका चेकिंग करते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है, इस ऑडिट की प्रोसेस से रिलेवेंट जो भी इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स होंगे जो हमारे ऑडिट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उनको हम लोगों ने इन 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। अब इन 5 कंपोनेंट्स को हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एज एन ऑडिटर, एंटिटी का जब हम काम शुरू करेंगे, हम ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट का एक उनका ओवरव्यू लेंगे एंड हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑडिट की प्रोसेस से रिलेटेड या ऑडिट पर इम्पैक्ट डालने वाले कौन से इंटरनल कंट्रोल से उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट। एज पार्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर शैल इवेल्युएट वेदर। अब ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट का आपको अंडरस्टैंडिंग गैदर करना है एज एन ऑडिटर, इस अंडरस्टैंडिंग को गैदर करने के लिए आपको दो टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला, मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। यानी आपको इवेल्युएशन करना है कि मैनेजमेंट का खुद का कल्चर कैसा है, क्या उनके कल्चर में ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर को जगह है या नहीं है। ये हमें क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि जब हम इवेल्युएट करेंगे कि मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, ऑनेस्ट या एथिकल बिहेवियर वहां पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस पर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिए हैं, क्या उसमें मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर और फ्रॉड होने के चांसेस है या नहीं है। अगर हमारे इवैल्यूएशन के
रिजल्ट के एज पर द इवेल्युएटेड रिजल्ट ऑफ द ऑडिटर, अगर ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर नहीं है तो ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा मैनिपुलेट करके भी ऑडिटर को दे सकते हैं, फ्रॉड कंसील करके भी ऑडिटर को दे सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर सिनेरियो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एथिकली बिहेव करती है एंड ऑनेस्ट है, तो हमारी ऑडिट रिस्क जो है वो कम हो जाएगी। यानी मिसस्टेटमेंट होने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम है एंड फ्रॉड होने के चांसेस नेग्लिजिबल है अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट है तो इसीलिए सबसे पहले जब हम इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग गैदर करते हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करो कि उनका नेचर कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, और आपको दो चीजें इवेल्युएट करनी है, ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। दूसरा काम आपको क्या करना है एज एन ऑडिटर, द ऑडिटर शैल इवेल्युएट द स्ट्रेंथ्स इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स कलेक्टिवली प्रोवाइड द स्ट्रेंथ्स इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट elements collectively provide an appropriate foundation for other components of internal control। यानी जो भी आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं, क्या वो कलेक्टिवली पूरे के पूरे आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे वीडियो के शुरुआत में, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एचआर डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया, उसके बाद में आपका अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, से बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं। उन रोल्स एंड फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए प्रॉपरली स्किल्ड लोगों को हायर किया जाता है, उनको टास्क अलॉट किए जाते हैं और उसके हिसाब से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो ये जो एंटायर सिस्टम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है, कुछ ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं जो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हर एक डिपार्टमेंट को अप्लाई होते हैं। उन्हें कहा जाता है कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स, जो कलेक्टिवली आपके पूरे के पूरे सिस्टम को एक प्रॉपर फाउंडेशन प्रोवाइड करता है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से आपका जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है। तो एज एन ऑडिटर आपको दो चीजें इवेल्युएट करनी है। सबसे पहले मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, क्या मैनेजमेंट के नेचर और कैरेक्टर में ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर है या नहीं है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा आपको कलेक्टिवली देखना है कि ओवरऑल सिस्टम जो है आपकी इंटरनल कंट्रोल की, उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, और उनकी वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये आपका बेसिक रिस्क असेसमेंट का व्यू हो गया। फिर दूसरी बात आप देखोगे, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। द कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉइंट नंबर 1 the governance and management functions, and point number 2 the attitudes, awareness and actions of those charged with governance and management, and point number 3 the control environment sets the tone of an organization influencing the control consciousness of its people। तो ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, ब्रॉडली तीन चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। पहला गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, जो मैंने आपको बोला कि एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचने के लिए आपको बहुत सारा स्किल बेस लगता है, बहुत सारे एसेट्स लगते हैं, बहुत सारा टैलेंट लगता है। उनको आप प्रॉपरली डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइज करते हो एंड कलेक्टिवली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आप फंक्शन करते हो। तो आपके जो बिजनेस के इंटरनल जो काम है, प्लस आपका जो इंटरेक्शन होगा विद द सप्लायर्स, विद द वेंडर्स, विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, विद द कस्टमर्स, इस पूरे के पूरे एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है या नहीं, एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी कौन से व्यक्ति को कौन सा काम सौंपा गया है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उन पर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है या नहीं। काम अलॉट होने के बाद काम शुरू करना, उस काम को मॉनिटर करना एंड उस काम को फाइनली कंक्लूड करना, ताकि आपका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सके। तो इन ओवरऑल सिनेरियो में कंट्रोल एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज इन्वॉल्व होती है वो है द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। दूसरा, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। अब जिन पर बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी होती है उन्हें हम कहते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। उनका एटीट्यूड कैसा है, उनमें अपने बिजनेस के लिए अवेयरनेस है या नहीं है, एंड
उनकी एक्शंस किस तरीके की है। तो यहाँ पर जब आप एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस की बात करते हो तो ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर वाला पोर्शन आपका यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में कवर होता है। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का? द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में ओनर भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सीईओ भी हो सकता है। सीईओ मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड डेली ऑपरेशनल लेवल स्टाफ। इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होगी। तो जो ओनर एंड टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड होगा वही नीचे परकोलेट होके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो अडॉप्ट किया जाएगा। अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड सही है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी एटीट्यूड सही तरीके से फॉलो होगा। अगर मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है तो एम्प्लॉयज को भी लगेगा यार मालिक ही तो खुद ही तो ऐसा करता है, तो मैं भी कर लूंगा, छोटे मोटे फ्रॉड मैं भी करूंगा, गलत बिल देके एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, रीएम्बर्समेंट लूंगा, ऐसा होता है। तो जब भी एज एन ऑडिटर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट, अगर आपके दिमाग में सवाल है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट एक्चुअली बनता किन चीजों से, तो 1, 2 और 3, इन 3 पॉइंट से आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट बनता है जिसका इंपैक्ट आपके ऑडिट की प्रोसेस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट। Elements of the control environment that may be relevant when obtaining an understanding of the control environment include the following। यानी एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट में नीचे दिए गए पॉइंट्स में जितनी भी बातें हैं वो सारे के सारे वो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है कंट्रोल एनवायरनमेंट का? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। अब यहां पर देखो, इंटेग्रिटी का मतलब ही होता है कि ऑनेस्ट बिहेवियर, और एथिकल वैल्यूज यानी प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीवन जीना या एथिक्स को फॉलो करना, क्या सही है क्या गलत है उसकी समझ होना और हमेशा सही चीजों का साथ देना। तो ये जो इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज है इनका इंपैक्ट ऑडिट के ऊपर होता है। कैसे होगा वो देखो। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। पॉइंट नंबर 1, the effectiveness of controls cannot arise above the integrity and ethical values of the people who create, administer and monitor them। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगी, वो उसी तरीके से काम करेगी जो लोग उस प्रोसेस को हैंडल करते हैं। अब हम यहाँ पे 2 सिनेरियोस देखते हैं। एक हाईली टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है आपके पास, तो आपने जो प्रोसेस सेट की है जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की हमेशा जरूरत होगी, तो वो जो आपकी प्रोसेस है, 2 एम्प्लॉयज है आपके पास, एक हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉय है और एक मीडियोकर एम्प्लॉय है। तो जब भी आप हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉय को काम दोगे, कोई टास्क अलॉट करोगे, तो वो डेफिनेटली उसके कैपेबिलिटी से आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली अगर एक मीडियोकर एम्प्लॉय को हम काम देते हैं तो वो अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको रिटर्न काम करके देगा। यही हम अगर स्पोर्ट्स में एनालॉजी लगाते हैं, तो अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में क्या होता है, आपके एक्सपर्ट बैट्समैन होते हैं, आपका विकेट कीपर बैट्समैन होता है, आपके ऑलराउंडर प्लेयर्स होते हैं जिसे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब चीज़ें आती है, और आपके एक्सपर्ट बॉलर्स होते हैं, उसमें आपके फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स होते हैं। तो एक सिचुएशन आप इमेजिन करिए, अगर आपने जो आपका एक्सपर्ट बॉलर है उसे ओपन करने के लिए भेज दिया, यानी उसे स्टार्टिंग में बैटिंग करने के लिए भेज दिया, तो वो उतने रन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल जो है वो बॉलिंग में है, उसकी स्किल बैटिंग में नहीं है। तो जिस व्यक्ति की जो स्किल होगी उसी हिसाब से वो प्रोसेसेस को हैंडल करेगा, और वो प्रोसेस उसका जो प्रोसेस का जो ओनर रहेगा उसी ओनर के हिसाब से वो प्रोसेस आउटकम जनरेट करके देगी। अब जहां पे हाईली ऑटोमेटेड काम होता है वहां पे तो सारी की सारी मशीनरीज एंड प्रोग्रामिंग होता है, तो वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर अभी भी मैन्युअली काम होता है या सेमी ऑटोमेटिक काम होता है, यानी मशीन प्लस ह्यूमन लेबर दोनों की जरूरत पड़ती है। तो जहां पे भी आपका ह्यूमन इंटरफियरेंस आएगा तो आपका जो एम्प्लॉय है, जो लोग उस प्रोसेस को हैंडल करते हैं, उन्हीं के ऊपर उस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी
डिपेंड करती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कैनॉट राइज अबाउ द इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ द पीपल हु क्रिएट, एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर देम। अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर एम्प्लॉयज का आने का और जाने का यानी इन एंड आउट टाइम रिकॉर्ड करने के लिए एक आदमी को बिठाया है जो मैन्युअली रजिस्टर में एंट्री करता है। और दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम है, वहां पर किसी तरीके का कोई ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं है। अब जब हम इन एंड आउट टाइमिंग को मेंटेन करने वाले कंट्रोल्स की जब बात करते हैं, तो जो रजिस्टर में लिखने वाला जो व्यक्ति है, अगर कोई एम्प्लॉय उसका दोस्त है, तो उस दोस्ती को निभाने के खातिर अगर कोई एम्प्लॉय लेट भी आता है, तब भी जो रजिस्टर में एंट्री करने वाला व्यक्ति है, हो सकता है कि उसका हमेशा राइट टाइम बताए। यानी वो एम्प्लॉय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज लेट आता है, लेकिन फिर भी उसका जो प्रेजेंटी रजिस्टर है, जो उसका इन एंड आउट वाला रजिस्टर है, उसका टाइम, आने का टाइम हमेशा राइट टाइम होगा, कभी भी उसका लेट मार्क नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो इन एंड आउट वाले कंट्रोल सेटअप किए थे, जहां पे मैनुअल काम होता है, वहां पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जिसको आपने जिम्मेदारी दी थी काम करने की, उसकी इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज उतनी स्ट्रांग नहीं है। वो उसके पहचान के लोगों को मदद कर देता है, ठीक है। लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटली काम करता है। आपको या तो अपना थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा, या फिर आपका जो पंचिंग कार्ड होता है उसको उस मशीन के सामने रखना पड़ेगा। अब हुआ क्या, यहां पर से आपने ह्यूमन इंटरफियरेंस हटा दिया। बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, उसका बस एक ही काम है, जब भी कोई पंचिंग कार्ड प्रेजेंट करेगा तो उसका इन टाइम एंड आउट टाइम रिकॉर्ड कर लेना है एंड ऑटोमेटिकली उसका लॉग क्रिएट कर लेना है। तो ऐसे केसेस में जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होती है, उनको ओवरराइड करने के चांसेस या ओवरराइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जहां पर पूरा का पूरा मैन्युअली काम होता है, वहां पर इजीली आप लोग सारे कंट्रोल्स को बाईपास कर सकते हो। तो यहां पर हम जब बात करते हैं इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज की, तो इनका बस यही कहना है, जो भी लोग आपके प्रोसेसेस या इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर आपने बिठाए हैं, जिनको आपने काम दिया है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्रिएट करो, एडमिनिस्टर करो और मॉनिटर करो, तो वो क्रिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटर करना उतना ही इफेक्टिव होगा जितने इफेक्टिव आपके लोग हैं। पॉइंट नंबर 2, integrity and ethical behavior are product of entities ethical and behavioral standards, how they are communicated and how they are reinforced in practice। यानी जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटेग्रिटी या एथिकल वैल्यूज, बेसिकली अपनी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, तो ये मैनेजमेंट या उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाओगे, उस कोड ऑफ कंडक्ट को आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है और एम्प्लॉयज को अपने ट्रेनिंग देनी है कि कैसे, किस तरीके का बिहेवियर उनसे यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है। इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर आर द प्रोडक्ट ऑफ एंटिटीज एथिकल एंड बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स, हाउ दे आर कम्युनिकेटेड एंड हाउ दे आर रीएनफोर्स्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है मित्रों। पॉइंट नंबर 3, द एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज इंक्लूड्स, फॉर एग्जाम्पल, management actions to eliminate or mitigate incentives or temptations that might prompt personnel to engage in dishonest, illegal or unethical acts। अब यहाँ पे मैंने जैसा आपको इंटर कंट्रोल ओवरराइड को समझाने के लिए 2 सिनेरियो दिया, एक ही प्रोसेस का, बायो यानी अटेंडेंस सिस्टम का, इन एंड आउट टाइम का पंचिंग करने का, एक मैनुअल था, एक ऑटोमेटिक था। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 को समझाने के लिए मैं आपको एक रिलेवेंट एग्जाम्पल देता हूँ। वो रिलेवेंट एग्जांपल क्या हो सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मैन्युअली आप रिकॉर्ड करते हो, तो वहां पर झोल झपाटा होने के चांसेस है। कोई भी मैनुअल रजिस्टर में बहुत सारी इन्वेंट्री है, तो मैनुअल रजिस्टर में गड़बड़ ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, तो कोई भी इन्वेंट्री को ट्रैक करना और उसके रिकॉर्ड्स को चेक करना, एंड अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उसे आइडेंटिफाई करना ऑटोमेटेड सिस्टम में थोड़ा आसान हो जाता है। द एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज इंक्लूड्स, फॉर एग्जांपल,
management actions to eliminate or mitigate incentives or temptations that might prompt personnel to engage in dishonest, illegal or unethical acts. अब यहाँ पर dishonest, illegal and unethical acts का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स है, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, उनका यूज केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स है उनका यूज पर्सनल गेन्स के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ लो। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस की लाइबिलिटीज है उसे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनेस्टली फुलफिल करना चाहिए, यानी उन लाइबिलिटीज को पे आउट प्रॉपरली करना चाहिए। तो यहां पर पॉइंट नंबर 3, एज एन ऑडिटर आपको क्या ध्यान में रखना है? द एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल management actions to eliminate or mitigate incentives or temptations that might prompt personnel to engage in dishonest, illegal and unethical acts. तो dishonest behavior, illegal and unethical acts की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस एंड इनकम वाले आइटम्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एज एन ऑडिटर इन 4 एस्पेक्ट्स को आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग आने के बाद आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इन 4 सेगमेंट्स में कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स की वजह से कोई रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। पॉइंट नंबर 4, द कम्युनिकेशन ऑफ एंटिटी पॉलिसीज ऑन इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज में इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स टू पर्सनल थ्रू पॉलिसी स्टेटमेंट एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड बाय एग्जाम्पल। तो बेसिकली सबसे पहला एलिमेंट जो आपका आता है वो है इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज से लेकर इस पूरे के पूरे सिस्टम, इस पूरे के पूरे पोर्शन का इम्पैक्ट ऑडिट के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज ऑनेस्टली या एथिकली बिहेव नहीं करते हैं तो वो जो आपका फाइनेंशियल डेटा है उसको अपने फेवर में मैनिपुलेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी एंटिटी इंटेग्रिटी या एथिकल वैल्यूज के साथ बिहेव करती है और अपने एम्प्लॉयज को भी उसी तरीके से बिहेव करने लगाती है तो इसका मतलब कि जो भी डेटा, फाइनेंशियल डेटा है जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेगा उसमें मैनिपुलेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस पोर्शन का ऑडिट के रिस्क पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ये अगर फुल्ली फंक्शनल और सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है तो ऑडिट रिस्क आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अगर ये वाला पोर्शन सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो ऑडिट रिस्क हमारी बढ़ जाएगी। अब इसी का दूसरा कंपोनेंट देखो, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया कंट्रोल एनवायरनमेंट का? वो है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। Commitment to competence. Matters such as management's consideration of the competence levels for particular jobs and how those levels translate into requisite skills and knowledge. Basically आप देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कॉम्पिटेंस नहीं है तो उनके जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, एज पर द इकोनॉमिक थियरी 4 बेसिक इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो जनरली कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स भी गैदर नहीं कर पाएंगे, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स गैदर नहीं कर पाएंगे। और अगर वो जनता से पैसा उठा के रखा है, उन्होंने बिजनेस करने के लिए बैंक से पैसा उठा के रखा है और कॉम्पिटेंस के लिए उनका कमिटमेंट नहीं है, तो हो सकता है वो बिजनेस नियर फ्यूचर में सरवाइव ना करे, उनका गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है। तो matters such as management's consideration of the competence levels for a particular job and how those levels translate into requisite skills and knowledge. तो बेसिकली कॉम्पिटेंस अगर नहीं है किसी भी लेवल पे तो उस नॉन कॉम्पिटेंस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, आइदर ड्यू टू एरर्स और ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। अब आप देखोगे जहां पर इन जनरल कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा होता है कि वहां पर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज भी होते हैं, वहां पर मीडियोकर एम्प्लॉयज भी होते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नॉन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो क्या होगा, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज है वो तो अपने काम के बेसिस के ऊपर ग्रो करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो नहीं हुए तो वो जॉब स्विच करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जा सकते हैं। जो मीडियोकर होते हैं वो कोशिश बहुत करेंगे इम्प्रूव करने की, लेकिन हो सकता है कि इम्प्रूव अपने काम में ना कर पाए, उन्हें जो फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए जॉब में वो ना हो। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा डाउटफुल पॉइंट और रहता है मीडियोकर एम्प्लॉयज के बारे में। तीसरा है आपके नॉन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। तो जो हाईली नॉन कॉम्पिटेंट या मीडियोकर एम्प्लॉयज है
वो अपनी मीडियोक्रिटी को या नॉन कॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए अपने परफॉर्मेंस को इन्फ्लेट करके बता सकते हैं। एंड दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू द मैनेजमेंट ऑल्सो। इसका मतलब अगर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो अपने नॉन कॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाए वो ऑन पेपर गलत इंफॉर्मेशन देके अचीव हुआ है ऐसा बताने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि और पैसा मार्केट से उठा सके और थोड़े दिनों के लिए सस्टेन कर सके। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटेंस वाला पोर्शन है यहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन मैं आपको एज अ माय पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि अगर किसी मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है तो वो कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट या पी&एल के फिगर्स में मैनिपुलेशन करे और परफॉर्मेंस अच्छा है ऐसा दिखाए, ताकि क्योंकि क्या होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितना भी आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो लिंक किया जाता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जो भी व्यक्ति को ज्यादा पैसे कमाने का एम्बिशन है वो क्या करेगा, यार मेरा सेल्स टारगेट हमेशा अचीव होना चाहिए, ज्यादा अचीव होना चाहिए, कमीशन मुझे ज्यादा मिले, डिविडेंड मुझे ज्यादा मिले, पे आउट मुझे ज्यादा मिले। तो ऐसा जो एम्बिशियस व्यक्ति होते हैं उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, लेकिन अगर उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है तो वो क्या करेंगे, डेटा मैनिपुलेट करके भी उस फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इससे एज एन ऑडिटर आपको इस सिनेरियो से सतर्क रहना है। देन तीसरा एलिमेंट क्या है, पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इट इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस सच एज their independence from the management, their experience and stature, the extent of their involvement and information they receive, and the scrutiny of activities। तो बेसिकली हमारा जो तीसरा एलिमेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट का वो है पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब आपके बिजनेस में ओनर्स होते हैं, यानी स्टेक होल्डर्स कौन कौन होता है, जिन जो पैसा लगाते हैं, जो ओनर्स होते हैं। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके आएंगे, देन आपका आएगा मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस ये आपका तीसरा एलिमेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट का। उसमें कौन से मुद्दे आपको ध्यान में रखने हैं, देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट होती है वो जनरली क्या करती है, अपने पित्तुओं को, अपने चमचों को काम पे लगा के रखती है ताकि उनका कंट्रोल रहे और उनके हिसाब से सारा कुछ काम हो। ये नॉर्मल चीज़ है, चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, या फिर आप कॉर्पोरेट्स में देखिए। ऐसा अपनी जगह को बचा के रखने के लिए अपने चमचों को लोग काम पे लगाते। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि डेटा मैनिपुलेट करने के चांसेस या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ओवरराइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अननेचुरल फेवर करने लगते हैं लोग ताकि अपने फाइनेंशियल सक्सेस को वो अचीव कर पाए। तो पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इसके बारे में आप क्या देखोगे कि जो भी एक्चुअली बिजनेस के ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं, वो मैनेजमेंट के कितने इन्फ्लुएंस में है, क्या वो इंडिपेंडेंट है या हमेशा मैनेजमेंट उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है और अपने हिसाब से काम करने लगाती है। दूसरा, देयर एक्सपीरियंस एंड स्टेचर, यानी जो काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास अथॉरिटी कितनी है, उनका स्टेचर क्या है। देन द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट एंड द इंफॉर्मेशन दे रिसीव, यानी जितनी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अब हर एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता। जिसको जितना काम है उसको उतना ही एक्सेस मिलेगा। जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस नहीं मिलेगा। जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है उसको अकाउंट्स का एक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस ओवरलैप होते हैं तो फिर वो इंटरनली प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन इन जनरल हर एक डिपार्टमेंट का डेटा प्रॉपर उनके डिपार्टमेंटल सर्वर्स के ऊपर या फिर प्रॉपर सेगमेंट वाइज स्टोर होता है, और जिस व्यक्ति को जिस डेटा का काम है उसी को उसका एक्सेस दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, स्क्रूटिनी ऑफ एक्टिविटीज, यानी जो भी काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्या उसकी स्क्रूटिनी होती है, क्या उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, क्या उसके ऊपर मॉनिटरिंग कंट्रोल्स है। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो आपका तीसरा कंपोनेंट होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। फिर चौथा एलिमेंट क्या हो गया आपके कंट्रोल सिस्टम का,
management's philosophy and operating style. Management philosophy and operating style encompass a broad range of characteristics. For example, management's attitudes and action towards financial reporting, what approach is taken by management in selecting accounting policies, approach in developing accounting estimates, etc. अब यहाँ पर मैनेजमेंट की फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल किस तरीके का है, तो फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल में आपको दो एस्पेक्ट्स हमेशा देखने हैं। कौन से कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज किस तरीके से सिलेक्ट करती है, उनको इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर किस तरीके से करती है, एंड दूसरा जहां पर भी अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाने की जरूरत पड़े वहां पर मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है। क्योंकि एज एन ऑडिटर आपके लिए दो एवेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट सिलेक्ट करती है, क्या मैनेजमेंट ने वो सही, क्या वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी इस एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में सही है। उसके बाद में क्या मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करके रखी है, क्या उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली वो अप्लाई की है या नहीं की है। ये दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और जहां पर भी अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। अब ह्यूमन जजमेंट कभी भी परफेक्ट होगा ही ऐसा हम नहीं कह सकते। ह्यूमन जजमेंट में, ऑडिटर के जजमेंट में भी एरर्स होने के चांसेस है, या फिर हमारे जजमेंट में बायस भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर एक सिचुएशन में न्यूट्रल रह के डिसीजन ले पाए। तो एज एन ऑडिटर जब भी आप मैनेजमेंट की फिलोसॉफी या ऑपरेटिंग स्टाइल के बारे में बात करोगे तो आपको यह देखना है कि फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाते वक्त या फिर उनको इंप्लीमेंट करते वक्त मैनेजमेंट ने किन सर्कमस्टांसेस में वो डिसीजन लिया, क्या वो डिसीजन सुटेबल है, और क्या उस डिसीजन को न्यूट्रली लिया गया है या उसमें सर्टन बायस है। इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑडिटर को, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट इन दोनों का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 2, matters such as approach of management to taking and managing business risk, management's attitude towards information processing and accounting function, and personnel reflect upon management philosophy and operating style. अब आपको जो मैनेजमेंट की जो फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल है, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना नहीं है। आपका जो ऑडिट का फंक्शन है, उस ऑडिट के फंक्शन से रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स है, कौन सी प्रोसेसेस है जो मैनेजमेंट की फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल से इंपैक्ट होती है। तो उसके दो एग्जांपल्स आपके हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स है वहां पर फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल का अगर इंपैक्ट होता है तब आपको उस कॉन्टेक्स्ट में एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट की फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होता है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चौथा एलिमेंट क्या होता है आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज द फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटिटीज एक्टिविटीज फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल एंड रिव्यूड। किसी भी एंटिटी जो कमर्शियल एक्टिविटी करती है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज को पहले प्लान किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट यानी एग्जीक्यूट किया जाता है, उन एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है एंड उन एक्टिविटीज को रिव्यू भी किया जाता है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो आपके स्टेजेस है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड रिव्यू, इन चार फंक्शंस के ऊपर किस तरीके को, इन चार फंक्शंस को मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल करती है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड रिव्यू इनका इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग अ रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स considering key areas of authority and responsibility and appropriate lines of reporting। अब ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन एक एकेडमिक लिटरेचर का जार्गन है वो दिया है, तो वो भी आपको मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 3, द appropriateness of an entity's organizational structure depends in part on its size एंड नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटीज। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है ये जनरल फैक्ट्स है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि भैया आपका जिस तरीके का आपका काम होगा उस तरीके से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बेसिकली आपको जो सूटेबल लगता है, अगर आपको
मल्टीनेशनल बिजनेस करना है तो आपको उस तरीके से आपकी मैनेजमेंट की हायरार्की रखनी पड़ेगी। अगर आपको एक छोटा सा एक ही दुकान में एक रीजन में बिजनेस करना है छोटा सा, फिर आपको क्या ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ओनर मैनेजर हो और 2 4 10 एम्प्लॉय आपने रख लिए, बस आपका काम हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक स्केल, किस स्केल पे आप काम करते हो उस हिसाब से सुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब एज एन ऑडिटर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें यह पता चल सके कि कौन से हायरार्की पे, कौन से लेवल पे क्या क्या अथॉरिटीज दे के रखी है। अब जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है फॉर डिसीजन मेकिंग और जो अथॉरिटी है, क्या उसके हिसाब से सारी एक्टिविटीज प्लान हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, कंट्रोल हुई है एंड रिव्यू की गई है, और इन 4 फंक्शंस का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपैक्ट है, वही हमारे लिए रिलेवेंट है और उसी कॉन्टेक्स्ट में केवल हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझना है। छठवां कंपोनेंट या एलिमेंट आपका क्या होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का? असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Matters such as how authority and responsibility for operating activities are assigned and how reporting relationships and authorization hierarchies are established। फिर से इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रीड करो। यहाँ पर आपको बस ये देखना है किसके पास क्या अथॉरिटी है, किस एम्प्लॉय के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जब आप ऑडिट का काम अपना शुरू करो और ऑडिट के दौरान आपको जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से लोगों के पास मिलने वाली है, किस अथॉरिटी के पास आपको इंक्वायरी करनी है और कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो एज एन ऑडिटर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देन कंट्रोल एनवायरनमेंट का 7वां एलिमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। Policies and practices that relate to, for example, recruitment, orientation, training, evaluation, counseling, promotion, compensation and remedial actions। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो भी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन सारी एक्टिविटीज के साथ, इन सारी एक्टिविटीज में रिलेवेंट है। अब ये जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, काउंसलिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड रेमेडियल एक्शंस, इन हर एक एक्टिविटी में आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेस लगने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस मींस व्हाट, कि आपका ये एक्सपेंस है। अगर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करनी है तो आपको एचआर डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, सैलरी का एक्सपेंस बढ़ेगा। आप किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हो तो उनको पैसा देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ओरिएंटेशन यानी अगर किसी एम्प्लॉय को आपने हायर किया तो आप उसको एक ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हो कुछ समय के लिए। ठीक है, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। देन इवैल्यूएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, काउंसलिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड रेमेडियल एक्शंस। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 में ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस है, उनके ऊपर क्या क्या कंपनी ने इकोनॉमिक रिसोर्सेज कमिट किए हैं, कितना स्पेंडिंग किया है, उसका आउटकम क्या हुआ है और उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये पूरे सिनेरियो को आप समझोगे और उस हिसाब से आप उसका ऑडिट करोगे। पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफन डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंट मैटर्स इन रिलेशन टू द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ एन एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, standards for recruiting the most qualified individuals with emphasis on educational background, prior work experience, past accomplishments and the evidence of integrity and ethical behavior demonstrate an entity's commitment to competent and trustworthy people। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खर्चा करती है, तो जो रिक्रूटमेंट करने वाले लोग हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए। उनको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको सूटेबल कैंडिडेट हमें हायर करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यार मेरा दोस्त है, इसको हायर कर लो, मेरा मामा है, मेरा भांजा है, मेरा रिलेटिव है, मेरा ये है, मेरा वो है, बस हायर कर लो और सैलरी देना शुरू कर दो। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया कि कंपनी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है वो वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपने एक नॉन कॉम्पिटेंट या नॉन सूटेबल एम्प्लॉय को अगर हायर कर लिया तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो एज एन ऑडिटर ये जो रिक्रूटमेंट के फ्रॉड्स होते हैं, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है वो बस आपको देखना है। देन training policies that communicate prospective roles and responsibilities and include practices such as training schools, seminars illustrate
expected levels of performance and behavior. Point number 4, promotions driven by periodic performance appraisals demonstrate the entity's commitment to the advancement of qualified personnel to higher levels of responsibility. अब यहाँ पर ये जो ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट है, दिस इज नॉट दैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ आपको देखना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर जितना स्पेंडिंग होता है, क्या वो स्पेंडिंग जेन्युइन है, क्या उतने स्पेंडिंग की ज़रूरत है, या फिर वो अननेसेसरी स्पेंडिंग दिखा के कैश को बिजनेस से डाइवर्ट किया जा रहा है। इन चीज़ों के बारे में आपको देखना समझना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर डी देखो, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट में पॉइंट नंबर डी जो हमारा पहला कंपोनेंट था, उसमें पॉइंट नंबर डी है हमारा। पहला कंपोनेंट हमारा क्या था? कंट्रोल एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, उसके बाद में पॉइंट नंबर सी हमने देखा। अब पॉइंट नंबर डी हम देख रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डेटेरेंट टू फ्रॉड। अब मुझे आप एक बात बताइए कि हम जब भी ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर पढ़ते हैं, तो हमें एक ही बात पता चलती है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो अगर एज एन ऑडिटर आपने पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल की स्टडी किया और आपको लगा कि इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहे हैं, अब आप तो जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने वाले हो वो पास्ट पीरियड की है, तो पास्ट में जाके आप उस पर्टिकुलर दिन पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा था या नहीं कर रहा था ये तो चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि पास्ट में हम टाइम ट्रैवल करके तो जा नहीं सकते। तो आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करंट पीरियड का चेक करोगे। करंट पीरियड का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करके आप ये अंदाजा लगाओगे कि हाँ भैया, ऐसे केसेस में जो ट्रांजैक्शंस होते थे जो पास्ट में हुए हैं, तब भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने काम किया होगा। ये अजम्पशन केवल आप लगा सकते हो, ऐसा अंदाजा आप लगा सकते हो, है ना। पास्ट में जाके तो हम फिर से उसे नहीं देख सकते कि उस समय में एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फंक्शनिंग था या नहीं था। तो इस वजह से एक पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर सेटिस्फैक्टरीली काम कर भी रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हो ही नहीं सकता। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही तरीके से काम कर भी रही है, तब भी फ्रॉड होने के चांसेस बने रहते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल एनवायरनमेंट एज अ पॉजिटिव बट नॉट एब्सोल्यूट फैक्टर। इट इज अ पॉजिटिव फैक्टर, वो आपकी ऑडिट रिस्क को कम करेगा बट जीरो नहीं कर सकता। The existence of a satisfactory control environment can be positive factor when the auditor assesses the risk of material misstatement. However, although it may help reduce the risk of fraud, a satisfactory control environment is not an absolute deterrent to fraud. कभी भी आप उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। अंदाजा लगाओ, आगे बढ़ो, है ना। रीजनेबल एश्योरेंस आप गैदर कर सकते हो। देन कॉन्वर्सली, deficiencies in control environment may undermine effectiveness of controls, in particular in relation to fraud. For example, management's failure to commit sufficient resources to address IT security risk may adversely affect internal control by allowing improper changes to be made to computer programs or data or unauthorized transactions to be processed. अब यहाँ पर आपको उन्होंने क्या कहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड, यानी फ्रॉड फिर भी हो सकता है। फिर पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया है जो कि आईटी सिक्योरिटी रिस्क से रिलेटेड है। तो इनका ये कहना है कि भाई साहब, अगर कोई मैनेजमेंट फेल हो जाती है टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द आईटी सिक्योरिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने इंप्लीमेंट की है वो थोड़ी सी वीक है, उसको ओवरराइड करने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसी सिनेरियो को यहाँ पर उन्होंने हमें बताया, और जहां पर भी कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस डेफिनेटली हो जाते हैं। फिर से एक बार पढ़ो। कॉन्वर्सली, डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, यानी अगर किसी भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई डेफिशिएंसी है, कोई डिफेक्ट है, कोई वीकनेस है, तो आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसका इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगा। इन पर्टिकुलर इन रिलेशन टू फ्रॉड, फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट्स फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस IT security risks
may adversely affect internal control by allowing improper changes to be made to computer programs or data or unauthorized transactions to be processed। यानी हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा था, हमें ये पता था कि हर एक जो मैनेजमेंट की लेवल होती है उनके पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके पास स्पेसिफिक ऑथोराइज ट्रांजैक्शंस को ऑथोराइज करने की पावर होती है। तो अगर आपकी आईटी सिस्टम अगर वीक है तो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास हायर लेवल की अथॉरिटी ना हो, वो आपकी आईटी सिस्टम्स को ब्रेक करके, उसको मैनिपुलेट करके अनऑथोराइज ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करवा सकता है। और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ना लगते हुए कोई अपने पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए डाइवर्ट कर सकता है। तो ये एक रिस्क है। ये केवल एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया गया है। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल एनवायरमेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन। अब जब आप पूरे के पूरे इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन करते हो तो ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है उसका ऑडिटर के इवैल्यूएशन के ऊपर किस तरीके का इन्फ्लुएंस पड़ता है। द कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करता है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट इज एज गुड एज द पीपल हु हैंडल दैट कंट्रोल एनवायरनमेंट। जैसे लोग आपके होंगे उसी तरीके से आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट काम करेगा। अगर आपके जो एम्प्लॉयज है, जो मैनेजमेंट है, वो ऑनेस्ट है, वो एथिकली बिहेव करती है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट भी आपका स्मूथली फंक्शन करेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट को ओवरराइड करेगा, है ना, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया गया था। The control environment in itself does not prevent or detect or correct a material misstatement. As an auditor ये सबसे important statement है। Satisfactory control environment अगर काम कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई misstatement होता है तो वो prevent हो जाएगा या detect हो जाएगा या correct हो जाएगा। उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यानी अगर आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, अच्छे तरीके से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम करता है, तो जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा वो प्रिवेंट होने के, डिटेक्ट होने के या करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट 100% फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होती, वो कोई गारंटी नहीं है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। It may, however, influence the auditor's evaluation of the effectiveness of the controls. For example, the monitoring of controls and the operation of specific control activities, and thereby the auditor's assessment of the risk of material misstatement. तो मित्रों, इस तरीके से सबसे पहला वाला जो हमारा इंटरनल कंट्रोल्स का कंपोनेंट था उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहला वाला हमारा 5 कंपोनेंट्स है हमारे पास इंटरनल कंट्रोल के, उसमें से जो सबसे पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट वो हमने समझ लिया है। ठीक है, अब हम दूसरा कंपोनेंट जो है उसको पढ़ते हैं, द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, द ऑडिटर shall obtain an understanding of whether the entity has a process for identifying business risk relevant to financial reporting objectives। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंप्लीट डेटा होना चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और फाइनेंशियल डेटा रिलायबल होना चाहिए एंड टाइमली मैनर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, डेटा एक्यूरेट, रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट एंड टाइमली मैनर में मिलना चाहिए। ये आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अगर कोई रिस्क है तो वो क्या है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो। यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए आपके जो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है उनके लिए क्या क्या रिस्क है, पहले वो आइडेंटिफाई करने की सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट करके रखी है या नहीं करके रखी है। पॉइंट नंबर 2, estimating the significance of the risk. Point number 3, assessing the likelihood of their occurrence and deciding about actions to address those risks. Basically किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में ये 4 चीजें आपको ध्यान से एज एन ऑडिटर, इन 4 चीजों, ये 4 चीजें फंक्शनल है या नहीं ये देखना है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर बी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। The entity's risk assessment process forms the basis
for the risk to be managed. If that process is appropriate, it would assist the auditor in identifying risk of material misstatement. Basically ऑडिटर को जितना भी काम करना है उसका एक ही फोकस है कि मेरा जो ऑडिट है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मुझे एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को इंपैक्ट करती है, उन सारे एस्पेक्ट्स को मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिस्क चेंजेस। रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू फैक्टर। अब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो रिस्क होती है कि वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे या नहीं होंगे, वो कौन से फैक्टर्स है जो इस रिस्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल्स, न्यू प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज एंड चेंजेस इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। अब ये केवल फैक्टर्स का मेंशन किया है, यहां पर एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर डी, जजमेंट इन इवेल्युएटिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, वेदर the entity's risk assessment process is appropriate to the circumstances is a matter of judgment। यानी जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करके रखी है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो ऑडिटर को अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर वो प्रोफेशनली डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। फिर तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने सेटअप करके रखी है जो रिलेट करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके बारे में ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि जब तक आप एंटिटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम को नहीं समझोगे आप फाइनेंशियल डेटा को गैदर नहीं कर पाओगे, आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को उनके सिस्टम के थ्रू या उनके सिस्टम की मदद से गैदर नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी भी एंटिटी की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ऑडिटर के लिए जरूरी है। The auditor shall obtain an understanding of the information system, including the related business processes relevant to financial reporting, including the following areas। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एरियाज में ऑडिटर को इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। The classes of transactions in the entity's operations that are significant to the financial statements। ऐसे कौन से classes of transactions है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंट है। पॉइंट नंबर 2, the procedures by which those transactions are initiated, recorded, processed, corrected as necessary, transferred to the general ledger and reported in the financial statements। अब यहाँ पर जो है ना फैंसी लैंग्वेज यूज की गई है, बेसिकली यहाँ पर आपको अकाउंटिंग की प्रोसेस बताई गई है, यानी अकाउंटिंग की प्रोसेस को आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके, यूज करके किस तरीके से सेटअप किया है उसके बारे में ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको सिस्टम की जानकारी नहीं है, सिस्टम में कितने स्टेप्स है उसकी जानकारी नहीं है, एज एन ऑडिटर आप उन हर एक स्टेप्स को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, the related accounting records, supporting information and specific accounts in the financial statements that are used to initiate record, process and report transaction, यानी पूरी की पूरी accounting cycle। Point number 4, how the information system captures events and conditions that are significant to the financial statements। Point number 5, the financial reporting process used to prepare the financial statements and controls surrounding journal entries। Basically, information system devised for the entire accounting process। किस तरीके की इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस की गई है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, सारे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को वो प्रॉपरली कैप्चर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, एंड कैप्चर करने के बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के बाद उसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उसमें पॉइंट नंबर बी, कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम किन किन कंपोनेंट से बनती है, तो वो बनती है इंफ्रास्ट्रक्चर मींस फिजिकल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते हैं, आपके एम्प्लॉइज होते हैं, दैट इज पीपल, प्रोसीजर्स एंड डेटा। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जब आप जानकारी हासिल करोगे तो आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इन कंपोनेंट्स के वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है।
Many information systems make extensive use of information technology. Information system should provide qualitative financial information. Financial information का nature कैसा होना चाहिए? Qualitative होना चाहिए. The quality of system generated information affects management's ability to make appropriate decisions in managing, controlling the entity's activities and to prepare reliable financial reports. तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम आज के ज़माने में तो विदाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप किसी भी बड़े बिजनेस को इमेजिन ही नहीं कर पाते हो. करेक्ट. जितना भी काम होता है वो सारा का सारा आपके कंप्यूटर्स के थ्रू होता है. जो भी डेटा होता है वो सर्वर्स में रिकॉर्ड किया जाता है. जो भी डेटा को एक्सेस किया जाता है वो आइदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं. जो बड़े बड़े ईआरपी डिटेल्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके मदद से सारा डेटा कैप्चर किया जाता है. पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फ्लो उसी सिस्टम की मदद से किया जाता है. ठीक है. तो इसीलिए मेरे मित्रों कंट्रोल एनवायरनमेंट का ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला पोर्शन है, एज एन ऑडिटर करंट सिनेरियो में आपको इसका एक्सटेंसिव नॉलेज होना बहुत जरूरी है. पॉइंट नंबर सी, communication of financial reporting roles and responsibilities. The auditor shall obtain an understanding of how the entity communicates financial reporting roles and responsibilities. It may take such forms as पॉलिसी मैनुअल्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स एंड मेमोरेंडा. यानी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है आइदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वेरियस रिपोर्ट्स, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट किया जाता है. देन communication also can be made electronically, orally or through the actions of the management. तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से किया जाता है, कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेगमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एम्प्लॉयज के पास है, ये जानकारी एज एन ऑडिटर आपको होनी चाहिए, ताकि जब आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करो, उसका ऑडिट करो, तो आपको पता होना चाहिए कौन से रिपोर्ट्स को देखना है और आपको पता होना चाहिए उस रिपोर्ट के लिए, उस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए कौन से एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल है, ताकि एज एन ऑडिटर आप उनसे प्रॉपर इंक्वायरी करो, प्रॉपर अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करके अपना ओपिनियन शेप अप कर पाओ. ठीक है मित्रों. फिर आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट में चौथा कंपोनेंट आपका आता है कंट्रोल एक्टिविटीज का. पॉइंट नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज. The auditor shall contain an understanding of control activities relevant to the audit which the auditor considers necessary to assess the risk of material misstatement. Auditor का एक ही फोकस है, वो क्या है? Assess the risk of material misstatement. तो misstatement का इवैल्यूएशन करने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज का नॉलेज होना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, an audit requires an understanding of only those control activities related to significant class of transactions, account balances and disclosures in financial statements and the assertions which the auditor find relevant in his risk assessment process. पूरे के पूरे कंट्रोल्स को आपको चेक नहीं करना है, आपको उन्हीं कंट्रोल्स को चेक करना है जो आपके ऑडिट से रिलेटेड है. पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल एक्टिविटीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प एंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट. यानी मैनेजमेंट ने जो डायरेक्शन प्रोवाइड की है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए. कंट्रोल एक्टिविटीज वेदर विद इन आईटी और मैनुअल सिस्टम्स हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड आर अप्लाइड एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल लेवल्स. पॉइंट नंबर 3 एंड 4 किताब में दिए इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड किए. पॉइंट नंबर 1 एंड 2 आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. पॉइंट नंबर बी, अब रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज के कुछ एग्जाम्पल्स देखो. Examples of relevant control activities. Control activities relevant to audit generally include policies and procedures relating to performance reviews, that is review of actual performance with budget. अब हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर प्लानिंग होता है, मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, क्वार्टरली प्लानिंग, 6 मंथली प्लानिंग, तो उस प्लान को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है. यानी पहले एक बजट बन जाता है, फिर उस बजट को, उस प्लान्ड एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए हम इंप्लीमेंटेशन सारा चीजों का करते हैं. तो कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू ऑडिट. अब ऑडिट से रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज कौन सी होती है, तो 1, 2, 3, 4. पहली एक्टिविटी क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यूज. रिव्यूज ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजट्स, यानी जो आपने फोरकास्टिंग करके रखा था, क्या वो फोरकास्टिंग अचीव किया, टारगेट्स अचीव हुए या नहीं हुए, उसका रिव्यू, उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस रिव्यूज. दूसरा, information processing. For example,
कंट्रोल्स ओवर चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स एक्सेट्रा। तीसरा फिजिकल कंट्रोल्स लाइक कंट्रोल्स ओवर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स एंड segregation of duties, controls over ensuring that the different people are assigned the responsibilities of authorizing transactions, recording transactions and maintaining custody of assets। तीन पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को तीन हिस्सों में उन्होंने तोड़ा है। कैसा कि एक डिपार्टमेंट को दिया जाएगा कि आप ट्रांजैक्शंस करो, दूसरे डिपार्टमेंट को बताया जाएगा कि भाई साहब जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा उसको प्रॉपरली अकाउंटिंग करो उसका। तीसरे डिपार्टमेंट को बोला जाएगा कि भाई साहब आपको एसेट्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। यानी क्या हुआ, तीनों डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। इससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति के पास, एक ही डिपार्टमेंट के पास सारी अथॉरिटी नहीं है, तो फ्रॉड होने के चांसेस इस तरीके से कम हो जाते हैं। अगर एक ही व्यक्ति के पास सारी अथॉरिटी है तो मैनिपुलेशन भी इजीली कर पाएगा। अगर आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करके रखा है तो थोड़ा सा एक डेटरेंस रहता है कि भाई अगर कोई फ्रॉड करता भी है तो वो ध्यान में आ जाएगा किसी एम्प्लॉय के, तो वो रिपोर्ट कर सकता है। तो मित्रों ये वाला जो कंपोनेंट था आपका कंट्रोल एक्टिविटीज, अब आपको केवल और केवल ऐसी ही कंट्रोल एक्टिविटीज पे फोकस करना है जो ऑडिट से रिलेटेड है। सारी की सारी कंट्रोल एक्टिविटीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ऑडिट से रिलेटेड नहीं होती है, तो उसी के बारे में जानकारी आपको इस वाले पोर्शन में प्रोवाइड की गई है। देन पांचवा कंपोनेंट हमारा आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, understanding the entity's monitoring activities. The auditor shall obtain an understanding of the major activities that the entity uses to monitor internal control over financial reporting। अब बेसिकली यहां पर आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, आप एक एक्सटर्नल पार्टी हो, एज एन ऑडिटर आप एंटिटी के लिए काम नहीं करते हो, आप बस ऑडिट करने के लिए आपको हायर किया गया है। ठीक है, जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है, वो एंटिटी के लिए काम करते हैं। तो ये सेग्रीगेशन आपने ध्यान में रख लिया। अब एज एन ऑडिटर जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है कि भाई साहब मेरी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मुझे जो भी ओपिनियन देना है ऑडिट रिपोर्ट में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर देना है, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर नहीं देना है। तो एज एन ऑडिटर मैं अपने माइंड में एकदम क्लियर हूं कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एंटिटी में जितने भी एस्पेक्ट्स है मैं केवल उन्हीं एस्पेक्ट्स पर फोकस करूंगा, और एज पर माय प्रोफेशनल जजमेंट मैं सिग्निफिकेंट मैटर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। जो इनसिग्निफिकेंट मैटर्स है मैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाला जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप पढ़ोगे, टेक्स्ट पढ़ोगे, तब आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी हम जब पढ़ते हैं ना पहली बार तो हमें लगता है यार क्या इंटरनल कंट्रोल क्या बोल रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा। लेकिन जब आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड केवल और केवल ऑडिट को फोकस में रख के पढ़ोगे तब आपको सारी चीजें क्लियरली हो जाएगी। अगर आप मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से इंटरनल कंट्रोल वाला पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा ऑडिट की किताब आपको एज एन ऑडिटर पढ़ना है। ऑडिटर का एक ही ओपिनियन होता है। 4 प्रकार के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड हमारे हैं, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ये 4 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अब कौन सी सर्विस, कौन से प्रकार की एक्टिविटी आप करते हो, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको हर एक स्टडी मटेरियल, एकेडमिक मटेरियल को पढ़ना है, तब जाके आप ऑडिट की कॉन्सेप्ट्स को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। Understanding the entity's monitoring activities. The auditor shall obtain an understanding of the major activities of the entity uses to monitor internal control over financial reporting। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो फंक्शन होता है एंटिटी का, उससे रिलेटेड क्या क्या मॉनिटरिंग वाले कंट्रोल सेटअप किए हैं, वो मॉनिटरिंग कंट्रोल्स प्रॉपरली काम करते हैं या नहीं करते, उसके बेसिस के ऊपर आप अपने रिस्क असेसमेंट का इवैल्यूएशन करोगे। पॉइंट नंबर बी, Purpose and characteristics of monitoring. Monitoring of controls is a process to assess the effectiveness of internal control and performance over time। ठीक है, it helps monitoring of controls, यानी ये क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। ये प्रोसेस का काम क्या है, to assess the effectiveness of internal control performance over time। यानी इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस
किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें चेक करना होता है। पॉइंट नंबर 2, it helps in assessing the effectiveness of controls on a timely basis. It involves assessing the effectiveness of controls on a timely basis and taking necessary remedial actions. It includes considering whether controls are operating as intended and that they are modified as appropriate for change in conditions. Purpose and characteristics of monitoring, तो चार बातें आपको ये यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फिर पॉइंट नंबर सी, ongoing monitoring and separate evaluations. Management accomplishes monitoring of controls through ongoing activities, separate evaluations or a combination of the two. तो मैनेजमेंट क्या करती है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स दो प्रकार के एक्टिविटीज में कन्वर्ट करती है। पहला ऑनगोइंग एक्टिविटीज एंड सेपरेट इवैल्यूएशंस, यानी ऑनगोइंग जब आपकी प्रोसेस होती है तब भी मॉनिटर करते हो और प्रोसेस होने के बाद सेपरेटली भी उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हो। पॉइंट नंबर 2, ongoing monitoring activities are often built into the normal recurring activities of an entity and include regular management and supervisory activities. Point number D, external communication as a source of monitoring information. Management's monitoring activities may include using information from communications from external parties such as customer complaints and regulator comments that may indicate problems or highlighting areas इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये दो जो पॉइंट है इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, बस आपको ये एक बार रीड करो, आप पॉज कर लो वीडियो, एक बार रीड करो, आपको ये समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या कहा गया है कि आपको जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझनी है एज एन ऑडिटर, उसका एक ही पर्पस है। वो पर्पस क्या है, एक आपको फ्रेमवर्क मिल जाता है। जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझते हो तो आपको एक लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिल जाता है एज एन ऑडिटर टू कंसीडर हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल में अफेक्ट द ऑडिट। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये समझने के लिए आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑडिट से रिलेटेड 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है और इन्हीं 5 कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में समझा है। ऑडिटर का मेन एम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार यहां पर ध्यान दो और मुझे सही तरीके से बताओ, सोचो। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट, conduct an independent examination of financial information of an entity whether profit oriented or not, and whether such an and when such independent examination is conducted to express an opinion thereon. उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये इंश्योर करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स है आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करके बनाए गए हैं। इस पूरे के पूरे काम को करने के बाद आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, एक ऑडिट रिपोर्ट बनाओ इन अ स्टेटेड फॉर्मेट और उस ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन प्रॉपरली ड्राफ्ट करके प्रेजेंट करो। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है। अब जब ऑडिटर किसी एंटिटी में काम करने के लिए घुसता है तो वहां पर सबसे पहले उसे इंटरनल कंट्रोल पता होने चाहिए। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल, आप सिंपल भाषा में एक ही बात ध्यान में रखना, एक ऐसी सिस्टम होती है, उस सिस्टम में से पूरा का पूरा फाइनेंशियल डेटा आपका फ्लो करता है और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आने के बाद पूरा डेटा फ्लो होने के बाद वो रिप्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एज एन ऑडिटर उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा रिफ्लेक्ट होने वाला है। इस वजह से आपको उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम फॉल्टी है तो उसका आउटकम भी फॉल्टी होगा, सिस्टम सही है तो सिस्टम का आउटकम भी सही होगा। ठीक है, ये बेसिक जिस्ट है इस पूरे के पूरे टॉपिक का और यही हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब हो सकता है कि आपको ये टॉपिक थोड़ा हेवी लगे क्योंकि उसकी लैंग्वेज हमारे इंस्टीट्यूट में उस तरीके से बनाई गई है, प्लस कौन से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में क्या चीजें यहां पर बताई गई है वो प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया। मैं पर्सनल ओपिनियन, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को, ठीक है। लेकिन जब आप एक बड़ा टॉपिक ड्राफ्ट करते हो तो वो टॉपिक क्लैरिटी के साथ ड्राफ्ट होना चाहिए। अब जब आप इस टॉपिक को
इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में रेफर करोगे पेज नंबर 3.32 से लेकर 3.41 तक। फिर आप मुझे बताना कि आपको ये वाले नोट्स जो आपने वीडियो में देखे वो अच्छे से फॉर्मेटेड लगे या इंस्टीट्यूट का मटेरियल प्रॉपरली फॉर्मेटेड। एक तो पहले ही डिफिकल्ट टॉपिक, बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इसको डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आता है। जब हम धीरे धीरे 2-3 बार पढ़ेंगे एज अ स्टूडेंट, मुझे तो ठीक है, मुझे टॉपिक प्रिपेयर करना था तो मैंने ऑलरेडी इसको पूरा डिकोड किया, तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार इसको पढ़ रहा है उसके दिमाग में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि इस थियरी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को वो जानता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक इसका की पॉइंट बताया ऑडिट को समझने का, और ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का एक ही की पॉइंट है, आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए। प्लस जब भी आप ऑडिट की पढ़ाई करोगे तो ऑडिटर बन के पढ़ाई करना, एक स्टूडेंट बन के कभी भी पढ़ाई मत करना। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद को इमेजिन करना, रियल लाइफ सिनेरियोस को कनेक्ट करना सारी थियरी को, और सोचने की कोशिश करना कि कैसे होते होगा। एज एन ऑडिटर आप कौन से पॉइंट को चेक करोगे, लॉजिकल मैनर में, जब शांत दिमाग से आप ऑडिटर बन के ऑडिट की पढ़ाई करोगे तभी आपको ये टॉपिक्स समझ में आने वाले। एक स्टूडेंट बन के अगर आप पढ़ोगे तो कभी समझ में आएंगे, कभी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जब एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर बन के जब आप इस टॉपिक्स को पढ़ोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। टॉपिक समय लग सकता है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, ये था हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 5। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाला जो हमारा पोर्शन है, टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमारे हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4 वीडियो का पार्ट 1 है, टॉपिक नंबर 5 वीडियो का पार्ट 2 है जो ये वाला वीडियो है, और पार्ट 3 में आप लोगों को 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे टॉपिक्स का डिस्कशन मिल जाएगा, जो कि अगला वाला वीडियो होगा। इसका मतलब लेक्चर नंबर 4 यानी इंटरनल कंट्रोल का जो पोर्शन है, ये हमने कुल मिलाकर 3 वीडियोस में डिस्कस किया है। तो चलो मित्रों, यहां पर ये वीडियो होता है समाप्त। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को लाइक जरूर करना एंड शेयर अवश्य करना।